हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी केमिस्ट्री के अंदर की जो जो हमारे काम आने वाला है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये भी उन्हीं बेसिक थिंग्स के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद जो कल का लेक्चर आएगा शायद तब तक हम जो है वो केमिकल लॉज के बारे में, दैट मीन्स कि इन रियल जो केमिस्ट्री है उसका बेसिक पोर्शन हमारे इन 2 लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले होंगे वो होगा रियल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं उनको समझने के लिए आपको इन 2 लेक्चर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर? तो कल हमने किया था कि कोई रिएक्शन जो है वो कैसे होती थी, इनके बारे में पढ़ा। सॉलिड लिक्विड जो है वो कैसे होते हैं, मैटर जो है उसके स्टेट जो है वो कितने टाइप के हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। कोई सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। तो बच्चों आज हम कुछ और जो है वो टर्म्स, दैट मीन्स कि कुछ बेसिक टर्म्स करने वाले हैं। यूज्ड इन केमिस्ट्री, जो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में हर एक दिन जब भी पढ़ते हैं ना, यूज करते हैं कुछ ऐसी जो है वो टर्म्स है। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, हालांकि 9th क्लास में आ चुका है लेकिन मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ये पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले जो टर्म है, मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, जो सबसे पहली टर्म है वो है बच्चों हमारे पास एटम्स। ठीक है ना, बहुत बार आपने 9th और 8th क्लास में एटम्स के बारे में पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं। दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। सिंपल डेफिनेशंस बताने वाला हूं ताकि आपको सब चीजें जो है वो मगअप हो जाएं, याद आ जाए पीछे की चीजें। ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो जब भी हम केमिकल लॉज के बारे में पढ़े कि केमिकल लॉ को पढ़ने के लिए आपको एटम्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और आप इन्हीं से क्या कर सकते हो, उन लॉज को सीख सकते हो, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री है ही उन्हीं पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं कि दीज आर दी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दीज आर दी टीनी पार्टिकल्स which are present in any matter, कि ये वो टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो हर एक मैटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दीज आर टिनी पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एनी मैटर। ठीक है ना, एंड दीज आर नॉट इंडिविजुअल, दैट मीन्स कि दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, सब डिवाइड नहीं हो सकते। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख लेना इनके बारे में, पूरी चीजों के बारे में कि एटम्स जो हैं वो क्या हैं, ये वो टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के क्या बना होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट मैटर बना होता है। ठीक है ना, और इनको आगे क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्या है बच्चों, एक शीट है, और ये शीट मान लो किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। तो मैं क्या देखता हूं, मैंने ना कॉपर की शीट को तोड़ लिया तो ये मेरे को छोटा सा क्या मिलेगा, एक टुकड़ा मिल जाएगा। इस टुकड़े के अंदर भी क्या है, बहुत सारे कॉपर के क्या प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट है। मैंने इसको और सब डिवाइड कर दिया, और छोटा टुकड़ा, और छोटा टुकड़ा, और छोटा। मतलब क्या है कि मैं चाहे इसको कितना ही डिवाइड कर लूं, मुझे क्या मिलेगा, कॉपर के टुकड़े ही मिलने वाले थे। एक टाइम आएगा जब इतना छोटा पार्टिकल बन जाएगा कि उसको क्या नहीं कर सकता, मैं डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब अब वो क्या बन चुका है, आपके पास एटम बन चुका है। किसका एटम है वो, कॉपर का एटम है। क्लियर है? मतलब हर एक चीज का खुद का, मैटर का क्या होता है, खुद का एक एटम होता है। और अगर हम उसको क्या करते रहे, उस पूरे मैटर को सब डिवाइड करते रहे, तोड़ते रहे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक टाइम आएगा जब इतना छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको बाद में आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, और उसे क्या कहा जाता है, एटम। क्या बोलते हैं बच्चों, एटम बोलते हैं। क्लियर है ना बात? दैट मीन्स कि फर्दर जिसका डिवीजन ना हो, एटम्स वो टिनी पार्टिकल होते हैं विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइड, जिनको बाद में नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर।
है ना। अच्छा, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने बहुत सारे क्या देखे थे, एलिमेंट्स के बारे में, मतलब उन सब जितने भी आपको वो मैटर दिए गए थे उन सबको हमने क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। तो बात ये है कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मान लो हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करता हूं तो मैंने क्या वहां पर एयर का जिक्र किया था, नहीं ना, क्योंकि एयर तो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, उसमें से मैं किसी एक चीज को निकाल करके लेके आया जो क्या थी आपके पास, H था, उसको क्या कहा गया, हाइड्रोजन कहा गया। क्लियर है बातें, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन का उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, करंट, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इतनी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी कि मतलब बहुत सारी, ठीक है ना। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो क्या थी, इन्हीं पर तो डिपेंडेंट है जितनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या उस हाइड्रोजन की है जो किस में प्रेजेंट थी, एयर में प्रेजेंट थी, नहीं, ये उस एक हाइड्रोजन के एलिमेंट की है जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, जो बिल्कुल क्या है, प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता ना कि कॉपर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहा हूं और ऐसा कॉपर ले लिया जिसमें थोड़े बहुत पार्टिकल किसके पाए जाते हैं, जिंक के पाए जाते हैं, तो हमें क्या कॉपर की प्रॉपर्टीज मिल पाएंगी, नहीं मिलेंगी ना। क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट क्या होता है, जिस पर रिसर्च की जाती है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है वो किसके लिए क्रिएट की जाती है, एलिमेंट के ऊपर। क्लियर है बात ये, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं वो सभी प्योर सब्सटेंस हैं और वो सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्लियर बात बच्चों। और ये भी पता चल गया कि एक प्योर सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस के क्या नहीं पाए जा सकते, पार्टिकल्स जो है वो नहीं पाए जा सकते। तो क्या होता है एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस। इसको प्योर सब्सटेंस के तौर पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, विच इज मेड ऑफ ओनली, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ऐसे प्योर सब्सटेंस को नोट करना बात, एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए ऐसे प्योर सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है बच्चों बातें। अब आगे क्या था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो सकते हैं, दीज पार्टिकल्स मे बी क्या हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। की ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये। क्या देखा हमने, क्या सीखा कि जो एलिमेंट हैं वो क्या है, सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट के नाम मैं गिनाऊं वो सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस हैं और उनके एक ही टाइप के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। क्लियर। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों, एटम्स या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए ये थी हमारे पास एटम्स एंड एलिमेंट्स के बारे में डेफिनेशन। तो इसके बाद है बच्चों हमारे पास कंपाउंड। तो जो थर्ड है पॉइंट वो क्या है, कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम ना एक सिंपल, मैंने 10th में ना बहुत सारी चीजें पढ़ी, ये आया होगा, बैरियम सल्फेट आया, सोडियम क्लोराइड आया, बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जिनके फार्मूले हमने देखे थे। जब हम बैलेंसिंग करते थे रिएक्शन को तो तब हमने देखा कि ऐसी कोई चीज आपके सामने आ रही थी और हमें नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा कि उनको क्या कहा गया, कंपाउंड। और ये हमने कहां पर देखा था, 9th क्लास में सीखा था कि कंपाउंड जो है वो क्या होता है, सीखा था ना, नहीं याद है ना बात वो। अब कंपाउंड जो है वो भी तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसका मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड है, मतलब एवरी पार्टिकल किसका है उस 1 kg के अंदर, सोडियम क्लोराइड का है। मैं बोल देता हूं कि बैरियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, मतलब हमारे पास वो बिल्कुल क्या है,
प्योर फॉर्म के अंदर है। तो मतलब एलिमेंट भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, और जो आपके पास क्या हो कंपाउंड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। बस बात इतनी है कि ये जो क्या होते हैं कंपाउंड्स, इनके जो एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम और किन से मिलकर के बन सकते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बन सकते हैं। तो कंपाउंड्स क्या हैं, दोज ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या मिलता है आपको, पहले ना देख लो एक बार कि कंपाउंड क्या थे, वो प्योर सब्सटेंस हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा कोई भी एटम्स या क्या मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। तो दीज आर दी प्योर सब्सटेंस विच कंटेन जो क्या रखता है, विच कंटेन्स टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखना इन फिक्स रेशियो, और ये ला में काम आएगा हमारे फर्स्ट ला के अंदर, ठीक है ना। जब हम ला पढ़ेंगे ना केमिकल के तो फर्स्ट ला में हमारे काम आएगा। देखो जरा क्या है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो क्या रखता है, उसमें एटम्स पाए जाते हैं या मॉलिक्यूल्स, कितने, दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, प्योर। दिमाग मत घुमाना इस बात पे कि सर प्योर कैसे हो गया, उसमें तो दो या दो से ज्यादा चीजें हैं। अच्छा बेटा, मैं अगर ये बोल दूं कि बेरियम सल्फेट के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड पाया गया तो वो क्या है, अनप्योर है। क्यों, क्योंकि वो अकेला बेरियम सल्फेट थोड़ी है, उसमें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। लेकिन मैं ये बोलूं कि पूरा सॉल्यूशन ही बेरियम सल्फेट का, इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल प्योर है। तो मैं इस प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, हालांकि ये क्या है, दो डिफरेंट एटम से मिलकर के बना है, लेकिन फिर भी ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। क्लियर है बात ये। तो मतलब क्या है आपके पास इसका कि कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम जो हैं वो किस में पाए जाते हैं बच्चों, फिक्स रेशियो के अंदर पाए जाते हैं। अब फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल लिया H2O का, मान लो, इजी है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का फिक्स रेशियो बाय मास, ये पॉइंट भी कि टोटल मास का क्या होता है, हमेशा इनमें फिक्स रेशियो होता है। अब मैंने क्या किया, मैं इंडिया में था, ठीक है ना, और मैं पानी लेके आया, मतलब कि H2O था, और देखा कि ऑक्सीजन का मास तो कितना होता है 16, एक हाइड्रोजन का, एक तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों, दो ना। रेशियो निकाला इन दोनों का, कितना आएगा, 2:16, मतलब 1 रेशियो कितना आया, 8 आया। फिर मान लो मैं कहीं बाहर चला गया, यूके की तरफ देख लिया जाके, और वहां पर क्या चेक किया, H2O चेक किया, है ना। मैं क्या बोला, हमने वाटर बोला। अब वाटर का मतलब क्या था, वो भी तो H2O लेकर गया है, और क्या पता चला कि उसमें भी 16 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन, और 2 ग्राम क्या थी, हाइड्रोजन। तो मतलब यहां भी क्या हुआ, 1:8 हुआ। तो क्या कहीं पर भी H2O के अंदर कोई चेंज है, नहीं ना। इसका मतलब चाहे वो कुछ भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन है तो वो H2O ही। और अगर वो वाटर है तो उसमें हमेशा रेशियो कितना मिलेगा उनके मास का, 1:8 में जुड़े होंगे। वो कितने रेशियो में जुड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसको पानी कह ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि रेशियो कितना हो जाएगा इसका, ये कितना है 2 रेशियो, और इधर कितना आएगा आपके पास 32, मतलब 1 रेशियो कितना आएगा 16। तो क्या ये वाटर है, नहीं ना। तो इसका मतलब वाटर वही है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। क्लियर। तो अब देख लो, बेरियम सल्फेट का रेशियो फिक्स है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रेशियो क्या है, फिक्स है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रेशियो भी क्या है, फिक्स है। कोई भी कंपाउंड की बात कर लीजिए आप, जो दो या दो से ज्यादा आइटम से मिलकर के बनाए लेकिन फिक्स रेशियो में रहता है हमेशा, उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड। क्लियर है बच्चों बात ये। तो ठीक है, ये था कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों अगला जो टॉपिक होगा हमारे पास कि मिक्सचर क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मिक्सचर क्या होते हैं। अब ना मैंने ऐसा किया कि H2O लिया, फिक्स रेशियो था, क्लियर। हाइड्रोजन और किसका था, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का 1 था, ऑक्सीजन का 8 था मास के द्वारा।
अगर मैं यूं करता हूं कि बिना रेशियो के, दैट मीन्स कि बिना किसी प्रोपोर्शन के मुंह उठा करके यूं ही क्या कर दिया, कुछ ग्राम हाइड्रोजन है, कुछ ग्राम क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, बस उनका रेशियो 1:8 नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और वो मिक्सचर किसका है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। मतलब क्या है कि मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाने से बनते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, जब क्या होते हैं आपके पास 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या किए जाते हैं, मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब किसी भी फिक्स रेशियो के अंदर नहीं है, कोई भी रेशियो ले लो चाहे इसका, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दी, इनको मिक्स कर दी, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं बच्चों, उनको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। अब मिक्सचर जो है वो आगे 2 टाइप के हैं। एक मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और सेकेंड टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्क क्या है दोनों में, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर, दैट मीन्स की डिफरेंट, सेम ना हो उनको कहा जाता है। अब हमने कोई कंपाउंड बनाया, मिक्सचर बनाया सॉरी, अच्छा मान लो कि मैंने शुगर को ऐड किया किसमें, वाटर में, ठीक है ना, और मैंने शुगर को मान लो ऐड कर दिया किसके साथ, सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ कर दी। अब क्या मैं पानी में जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो है तो मिक्सचर ना, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, 2 चीजों को बिना किसी रेशियो के मिलाना मिक्सचर कहलाता है। लेकिन अगर वो उसमें क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, अगर मैं उसको अपनी नेक्ड आई से ना देख सकूं, है ना, सीधी आंखों से ना देख सके कि ये क्या बनेगा, पानी में इस तरह घुल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा चीनी कहां थी, शुगर कहां थी, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, शुगर और सोइल को मिक्स किया, पता चल जाता है कि सोइल के पार्टिकल्स कहां पड़े हैं, शुगर के पार्टिकल्स जो है वो कहां पड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दैट मीन्स कि इफ एनी रेशियो के अंदर, एनी प्रोपोर्शन के अंदर हमने 2 कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को मिक्स किया, और अगर वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते तो बच्चों उनको क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, तो ये है हमारे पास कुछ टर्म्स किनके बारे में, मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर क्या होता है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बस हमारे पास, उसे और कर लेते हैं, जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या है बच्चों अगला पॉइंट हमारे पास, मॉलिक्यूल्स। अब ये देखना क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये एटम्स के क्या हैं, ग्रुप हैं, मतलब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 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 ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए, एटम ले लिए, जिसने किसका फॉर्मेशन किया, बहुत सारी H2 बना दी, ठीक है ना। अब ये H2 जो है ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। जैसे मैं H2O बोल देता हूं, पानी की एक H2O थोड़े ना लेता हूं मैं क्या करता हूं, बहुत सारा, मतलब पानी लिया किसी गिलास के अंदर तो बहुत सारा पानी है, मतलब उसमें एक 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 ऐसे करके बहुत सारे क्या है, H2O है, इसका मतलब ये क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है। क्लियर हुई बात, ये H2 क्लोरीन गैस क्या है, ध्यान दो इनमें कि सर है तो ये एटम ही, मतलब है तो एटम, लेकिन कितने कितने एटम है, इसमें 2-2 एटम दे रखे हैं, मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ क्या है, एटम्स है। क्लियर, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ क्या होते हैं, एटम्स। एटम्स के ग्रुप होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर, जिनको एक दूसरे के साथ पकड़ा जाता है, रखा जाता है, बाय ए फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा, और एक केमिकल बॉन्ड, और या फिर उनके बीच में क्या बना लिया जाता है, एक केमिकल बॉन्ड बना लिया जाता है। इसका मतलब क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ क्या है, एटम्स हैं, मतलब एटम से मिलकर के ही बने होते हैं। लेकिन बात इतनी है कि इन एटम्स को
सीधा नहीं रखा जाता है, अकेला नहीं है, इन एटम के बीच में कोई ना कोई क्या बन जाता है, या तो बॉन्ड बना होता है या फिर ये क्या होते हैं किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये? तो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, किसके द्वारा, या बॉन्डेड टुगेदर किसके द्वारा, बाय ए केमिकल बॉन्ड, जो किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब आगे जो है मॉलिक्यूल्स वो आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब अगर कोई एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है, अगर कोई एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है तो इसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसने H2 बनाया, क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसने Cl2 का मॉलिक्यूल बनाया, समझ रहे हो ना, फास्फोरस ने P4 की फॉर्म बनाई, सल्फर ने S8 की फॉर्म बनाई, ब्रोमीन ने Br2 की फॉर्म बनाई, ऑक्सीजन ने O2 बनाया, नाइट्रोजन ने N2 का। यहां अकेला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम ने एक एलिमेंट बनाया, एलिमेंट ने आपस में जुड़ करके क्या एक H2 का मॉलिक्यूल बनाया। अब ये देखो क्या ये सेम टाइप के हैं क्या, है ना, और कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, दो दो तीन तीन हैं, और एक ही प्रकार के क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियस, मतलब हाइड्रोजन जो है वो तो एक ही प्रकार का है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को होमोन्यूक्लियर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, एक ही टाइप का होता है, समझ रहे हो, होमोन्यूक्लियर भी बोलते हैं इनको। जितने भी आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिले हुए एलिमेंट मिल करके अगर क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं बाद में, और इन प्रकार के मॉलिक्यूल्स को होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, कंपाउंड्स के, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये भी मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी तो बताया था वाटर जैसे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे है, क्या है ये पानी का एक क्या था, ये कंपाउंड था, एक पानी का और कंपाउंड था, बीच में कोई फोर्स लगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, जिन्होंने मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्योंकि इनमें ये डिफरेंट है, न्यूक्लियस क्या है इसका एक का डिफरेंट है, इसलिए इनको हेटेरोन्यूक्लियर कहा जाता है। क्लियर? एक और देख लेना, जब दो एटम आपस में जुड़े होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, डाया एटॉमिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि दो दो एटम मिलकर के क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा पोर्शन कि ये क्या है। हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में किया है, ठीक है ना, तो इतना तो आपका क्लियर होता है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। थ्योरेटिकल सा पोर्शन है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जल्दी से समझ जाओगे इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। देखिए सुनिए, आपको मैंने ये कहा कि आप जाइए और मतलब ये मैंने मार्कर देखा है, ठीक है ना, और मैंने ये कहा कि इस मार्कर की आप लेंथ बताइए। तो आप क्या करोगे, किसी स्केल को लेकर के आओगे और मेजर करोगे और बोलोगे कि सर ये ना ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर है। तो आप बोले क्या कि ये 11 सेंटीमीटर है, क्या आपने ये कहा कि ये 11 ग्राम? नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या किया आपने, एक लेंथ को मेजर किया। बेसिक बातें हैं हम जानते हैं, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्कस कर रहा हूं कि ये क्या चीज है हमारे लिए। अगर मैं इसका वेट करने के लिए आपको बोलता तो आप क्या करते, इसका टोटल मास मुझे ग्राम में ला करके, किलोग्राम में या मिलीग्राम में बताते, सेंटीमीटर या मीटर में तो ग्राम, इसका मतलब जो मास है वो कैलकुलेट नहीं करते। तो रीजन क्या है इसका, मतलब ये है कि आपने और हमने सभी ने क्या कर रखा है, कुछ चीजों को मेजर करने के लिए चीजों को फिक्स कर रखा है कि भाई लंबाई है तो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मेजर करो, वेट है तो किस में करो, मास में मेजर करो। यही तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? कुछ ऐसी चीजें होती है, जब भी हम क्या करते हैं, साइंस की स्टडी करते हैं, तो वो हमारे क्या आती है, सामने आती है, ठीक है ना। तो सच क्वांटिटीज
which we come across during the study of scientific, during the स्टडी। क्या है ये? वो कुछ क्वांटिटीज हैं जो क्या होती हैं हमारे सामने आती है जब भी हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडीज, मतलब ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ साइंस लिख लो या साइंटिफिक स्टडी लिख लो, स्टडी ऑफ साइंस लिख लो। मतलब जब भी आप क्या करते हो, साइंस की स्टडी करते हो, एट दैट टाइम आपको कुछ क्वांटिटीज की क्या होती है, जरूरत होती है। इन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। किस लिए जरूरत होती है, मेजरमेंट के लिए। वो पॉइंट तो भूल गए ना कि हमें क्या है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है क्या करने के लिए, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरमेंट के लिए जब भी हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ साइंस करते हैं, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, उनसे मिलते हैं, जो हमें हमारे सामने आती है। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्लियर है बच्चों बातें? अब इसमें हमने पढ़ा था एसआई यूनिट के बारे में और सीजीएस यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासों में। अब ये यूनिट्स क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है, एक ऐसा ना औजार है, एक ऐसा ना टूल है जो किस काम आता है, मेजर करने के काम आता है। ठीक है ना, किसको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। मतलब मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी देखी और मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्या करना चाहता हूं, मेजर करना चाहता हूं, तो मुझे किसकी जरूरत होती है बच्चों, यूनिट की। दैट मीन्स की यूनिट्स आर द टूल विच आर यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के क्या आते हैं, काम आते हैं। और बच्चों यूनिट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसआई सिस्टम, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम किन के बारे में पढ़ेंगे वो देखिए। लेकिन इसका मतलब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इसके बारे में कि हम ना ऐसा, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि भाई आज से मैं तो ना किसी वेट को जो है वो ग्राम में नहीं, मैंने कोई नई चीज बना दी, बोल दिया कि KL किलोग्राम तो हो ही गया ना, वो मान लो कि इसको मैं MN में मानता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं आज से वेट को MN में क्या करूंगा, मेजर करूंगा। मैंने इसको कोई नाम भी दे दिया कि इसका मतलब ये होता है। क्लियर बात है? तो इसका ये थोड़ी है कि मैं बुक्स में उसको लिखना शुरू कर दूंगा। अब क्या होता है कि हर एक देश का ना किसी टाइम में खुद ने कुछ क्या बनाए, यूनिट्स बनाए। मतलब ये हुआ कि इंडिया ने अगर किसी लेंथ को मेजर करने के लिए एक अपना यूनिट बना लिया, किसी दूसरे देश ने अपना यूनिट बना लिया, तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब भी इनके बीच में क्या होती, आपस में काउंसलिंग होती, मीटिंग होती, तो वो खुद के यूनिट रखते, वो खुद के यूनिट रखते। तो इस पर क्या हुआ कि एक ना मीटिंग बिठाई गई और एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है, जो हमारे कहां पर है, पेरिस के अंदर, और वो है फिजिकल लैबोरेटरीज एंड केमिकल लैबोरेटरीज। अब ये क्वांटिटेटिव फिजिकल लैबोरेटरीज जो हैं वो क्या डिसाइड करती हैं, यूनिट्स डिसाइड करती हैं। और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये जो बेसिक यूनिट हैं, मतलब कुछ बेसिक यूनिट्स के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जो पूरे विश्व में क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। इन्हीं को नाम दिया गया कि इसका इंटरनेशनल सिस्टम का। मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स, चाहे हम देश के मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, उनके यूनिट आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपने सीजीएस सिस्टम को, मतलब छोटी क्वांटिटीज जो हैं, ऐसा यूनिट से जो छोटी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के जो यूनिट हैं, उनको अपने देश के हिसाब से चलाते हैं। समझ रहे हो बातें? मतलब जिस प्रकार से ये होता है ना कि जो डॉलर है, रुपीज है ना, ये क्या है, ये हैं यूनिट्स। किसके? ये यूनिट्स हैं अमाउंट के, करेंसी के। लेकिन करेंसी जो है वो हर एक का क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट तो हो, मतलब इनके यूनिट तो डिफरेंट हो गए, लेकिन लेंथ तो हर एक देश में एक जैसी होनी चाहिए ना, मास तो एक जैसा होना चाहिए ना। करंट जो है उसका जो वोल्टेज मैं लूं या कुछ भी चीज में मेजर करूं, वो तो सेम होने चाहिए, होते भी सेम है, वो चेंज थोड़ी होती है चीजें। इसका मतलब उनके यूनिट्स भी हमें क्या चाहिए थे, सेम चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए क्या बनाया गया, एसआई सिस्टम बनाया गया। मतलब कुछ ऐसे यूनिट बनाए गए जो आपको पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। क्लियर है बच्चों बातें? तो मैं थोड़े बहुत जो बेसिक यूनिट है उनके बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में बता देता हूं आपको। जैसे कि बेसिक यूनिट है हमारे पास लेंथ।
लेंथ को डिनोट किया जाता है एल से और मेजर किस में किया जाता है, मीटर में। बेसिक यूनिट हमारे पास है मास, एम से क्या करते हैं इसको, किलोग्राम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मास है। क्लियर है बच्चों बात ये। आफ्टर दैट मान लीजिए आपके पास जो अगला वो दे रखा है वो टाइम है, पढ़ चुके हैं वैसे हम ये। टाइम का क्या होता है, टी होता है, किस में मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर करते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट टाइम के बाद करंट दे रखा है, करंट को क्या होता है बेटा, आई से डिनोट किया जाता है, एम्पियर होता है, एएमपी लिखा जाता है उसको। तो ये क्या थी, वो बेसिक यूनिट्स थी। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, मीटर क्यूब का यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम केल्विन का यूज करते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। क्लियर। आफ्टर दैट अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स की बात करें तो वो क्या एन होता है। बेसिक बताऊंगा मैं इसका, मतलब जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे हमारे क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ बेसिक ना सिंपल एसआई यूनिट है कि किसके लिए किस चीज का और कैसा सिंबल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और किस में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, टूल्स जो है वो क्या, मतलब यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एसआई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और यूनिट्स क्या थे, हमने इनके बारे में देखा। अब कुछ आपको बुक में ना प्रीफिक्सेस मिलेंगे, आप उनको याद करना और ध्यान से याद करना। मतलब जैसे कि 10 का पावर मैंने क्या लिख दिया, -1, इसे क्या कहा जाता है, डेसी। 10 का पावर मैंने क्या कर दिया, -2, इसे क्या कहा जाता है, सेंटी। ठीक है ना। अब इनके यूज क्या है वो बता देता हूं, बहुत सारे हैं। 10 का पावर -1 क्या होता है आपके पास, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पेक्टो, हेक्टो, फेम्टो, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या आता है, गीगा हर्ट्ज भी आता है, डेका भी आता है। जैसे 10 की पावर 1 को क्या लिखा जाता है, डेका लिखा जाता है। और ये आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको ना एक टेबल मिलेगी जिसमें ये सभी जो है वो बढ़िया तरीके से नोट किए गए हैं, ठीक है। आपको मगअप करने पड़ेंगे, मतलब मेरे लिखवाने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फेम्टो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर कितना होता है, माइनस का 15 होता है। या फिर मैं अगर नैनो की बात करूं तो नैनो का मतलब होता है 10 का पावर कितना होता है, माइनस का 9। इसको डिनोट क्या करते हैं, एन, लिखते क्या है इसको, नैनो, ठीक है ना। तो मैं इनके यूज बता रहा हूं बस। अब मैंने क्या किया, किसी चीज को ना मेजर किया, मास है, मास मैंने मेजर किया और मुझे पता चला कि सर मास तो किलोग्राम में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और छोटा लिखूं तो मान लो कि मैं इसको क्या कर रहा था, ग्राम में मेजर कर रहा था। मैंने किसी बहुत ही छोटी चीज का मास मेजर किया। अब वो क्या हो सकता है, उसके आगे कई बार लिखा होता है, जैसे कि मान लो वो 5 डेसी डीजी लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, 5 डेसीग्राम। डीजी का मतलब क्या होता है, 5 डेसीग्राम। समझ में आई बात है। डेका में कंफ्यूज मत होना, डेका के लिए यूज किया जाता है DA और फिर जी, इसका मतलब है डेकाग्राम। क्लियर। अब 5 डेसीग्राम का मतलब क्या है कि 5 ग्राम और अपोन में इंटू में कितना, 10 का पावर -1। मतलब कि ग्राम के लिए मैं इसमें 10 का पावर क्या लगाने, डेसी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1 होता है। अब -1 मतलब 5 अपोन में कितना, 10 ग्राम में लिख सकता हूं। मतलब 5 डेसीग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.5 ग्राम, मतलब आधा ग्राम होता है। समझ रहे हो बात है। जैसे सेंटी का मतलब क्या है, 100 है, करते आए हैं आज तक हम। जैसे मान लो किसी चीज की डिस्टेंस जो है वो मीटर में थी, 10 मीटर थी, सेंटीमीटर बना दिया तो ये 10 सेंटीमीटर बन गया। कैसे बना वो देख लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर या जो भी। अगर सीएम लिखा होता है इसका मतलब सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या था, सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 8 मीटर इंटू 10 का पावर -2। क्यों, क्योंकि सेंटी हटा दिया तो मैं 10 का पावर कितना लिख सकता हूं, -2 लिख सकता हूं। तो ये क्या आएगा, 8 अपोन में 100 आएगा, मतलब 8 बटा में 100 सेंटीमीटर। 100 मीटर को क्या कहा जाता है, 8 सेंटीमीटर कहा जाता है। क्लियर है ना बात। नैनो जो टर्म है ये काफी यूज की जाती है, लेंथ और वेवलेंथ और इन बहुत सारी चीजों को मेजर करने के लिए ज्यादातर नैनोमीटर एंड 10 का पावर -12 जिसे कहा जाता है पिको, ये 2 टर्म यूज करते हैं। लेंथ होती है ज्यादातर कि या तो नैनोमीटर होता है, इसका मतलब उसको 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करो, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। या वो क्या होता है, पिकोमीटर, ये तो दैट मींस कि उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरी नहीं मीटर हो, ग्राम भी तो हो सकता है ना।
है ना। माइक्रो भी होता है बच्चों, एक 10 का पावर माइनस का 6, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो। इसका यूनिट बता देता हूं, ऐसा होता है, कई बार ऐसा लिखा आता है माइक्रो के बाद ना, ये क्या था 10 का पावर माइनस का 6। कई बार ना ऐसा लिखा होता है कि 8 माइक्रोग्राम, इसका मतलब क्या है 8 ग्राम इंटू 10 का पावर माइनस का 6। समझ रहे हो बात, ये बहुत छोटी इकाई है ये 8 माइक्रोग्राम। तो ये कुछ ना प्रीफिक्सेस हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ना कि एक मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, काफी काम आने वाली है हमारे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों किसके बारे में, मास के बारे में। एंड आफ्टर दैट हम डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में कुछ कर लेते हैं और चैप्टर को, मतलब इस लेक्चर को आज के यहीं पर खत्म करते हैं। बेसिक पोर्शन जो है वो हमारा क्या होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है वो केमिकल लॉज के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास मास एंड वेट कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैंने कहा कि मेरे पास ये मार्कर ही ले लो, ठीक है ना, ये मार्कर था। इस मार्कर में जितना क्या लगा हुआ है, मैटर लगा हुआ है, मतलब वो सारा सामान, चाहे कागज चाहे कलर जो भी है, पूरा मटेरियल प्लास्टिक को लेकर के, ये पूरा का पूरा जो मैटर है, दैट मीन्स की अमाउंट ऑफ मास विच इज एक्चुअली यूज्ड, विच इज एक्चुअली क्या है उसमें यूज की गई है इसको बनाने में, वो तो मास है। और उस m मास पर ग्रेविटी की फोर्स लगती है G, W, उसे कहा जाता है वेट। क्या फर्क है दोनों में कि सर किसी मैटर में जो एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ मास यूज किया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो यूज किया गया है वो तो क्या है, मैटर है। लेकिन फिर क्या है, उस पर क्या होती है, ग्रेविटी की फोर्स लगती है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है ना, जानते हैं हम इसके बारे में। तो जब फोर्स लगती है तो अब जो बना ना, ये क्या है, उसका वेट है। मतलब मैं किसी चीज को उठाता हूं ना तो मुझे वो वेट फील होता है, ना कि उसका क्या होता है, वेट होता है, मतलब मास होता है। मास हमेशा क्या होता है, वेट से मतलब ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। कैसे मिलेगा पता चला, क्यों, क्योंकि सर मास तो क्या थी, एक इकाई थी, कोई चीज थी, सब्सटेंस था, फिर ग्रेविटी ने इसको खींचा, जब मैं उसको उठाऊंगा तो मुझे उसका वजन महसूस होगा, वो वजन मास नहीं होता। आप ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो ताकि वो आप उसको उठा सको, दैट मीन्स कि वो क्या है, फोर्स है। वेट जो है वो क्या होता है, फोर्स होता है। समझ में आई बात बच्चों, ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स कि जो मास होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। मतलब कि मार्कर मैं चाहे कहीं भी ले जाऊं, घस थोड़ी जाएगा, ये कम थोड़ी हो जाएगा। जितना मटेरियल मैंने क्या किया है उसमें यूज किया है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। घसने का मतलब वैसे नहीं है कि सर आप तो लिख रहे हो, मैं वैसे बोल रहा हूं कि इसका सब्सटेंस थोड़ी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वेट जो है वो क्या होता है, वो वैरी करता है, चेंज करता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, प्लेस से प्लेस क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर, तो बात खत्म कि वेट जो है वो फोर्स है, ग्रेविटी की लगने वाली, वेरी करता है, चेंज करता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रेविटी चेंज होता है, ये कांस्टेंट होता है। जितना मटेरियल उसमें यूज किया गया है उसे क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है। क्लियर है बच्चों बात, ये ठीक है ना। एक टर्म इन्हीं से रिलेटेड और बता देता हूं मैं, डेंसिटी के बारे में। इसको रो कहा जाता है और इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है आपके पास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, इसका मास था, मान लो वॉल्यूम था, उसमें जितना मास है वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। अब ऐसा थोड़ी है, अब इसमें मैं मान लो कि कॉटन को भरता हूं, इतने एक डब्बी के अंदर कॉटन को भरता हूं, उतनी में मिट्टी को डाल दिया, मास किसका ज्यादा होगा, मिट्टी वाले का। किसका कम होगा, कॉटन वाले का। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी दूर में जिसका मास ज्यादा आया उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब डेंसिटी को कहा जाता है मास अपॉन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और क्योंकि मास के यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम, वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर, किलो, मीटर क्यूब। तो मतलब इसके यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे डेंसिटी के, किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलने वाले हैं।
क्लियर है बातें? जो चीजें तैरती है ना एक चीज के ऊपर दूसरा वो फ्लोट करता है, वो डेंसिटी के कारण ही होता है कि जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करेगा किसके ऊपर, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। ज्यादा वाला अंदर क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ आई बात ये? चलिए, तो ये था डेंसिटी के बारे में हमारे पास। इसके यूनिट भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। वैसे यूनिट दो प्रकार के हैं, एक होते हैं बेसिक यूनिट और एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जो हमने साथ किए हैं ना, इनका यूज करके हम किसी भी चीज के यूनिट को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमें बोले इनके अलावा इनका यूज करके हम उनके यूनिट्स को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों बस इतना ही है इसके बारे में। तो टेम्परेचर का एक पॉइंट बचता है, वो आपको कल करवा दिया जाएगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत चलो मैं सोच रहा हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बता दूं किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते टाइम। हालांकि मैथमेटिकल पोर्शन है लेकिन केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है मैथमेटिकल वो वाला पोर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का काम करते हैं हम हमारी कल की वीडियो के अंदर। तो थैंक यू।